दोस्तों इन भूकंपों के इतना भयानक होने का कारण है कि इन मेन टेक्टोनिक प्लेटों में कुछ छोटी टेक्टोनिक प्लेटें भी होती हैं। और सुनामी शब्द भी जापान से ही आया है, जिसमें सु का मतलब है हार्बर और नामी का मतलब होता है। यहाँ तक कि जापान में काफी सारी शिक्षाएं भी दी जाती हैं कि जब सुनामी आए तो क्या करना चाहिए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम दो बड़े सवालों के जवाब जानेंगे। पहला, आखिर जापान में इतने भूकंप क्यों आते हैं, और दूसरा, आखिर जापान इन भूकंपों के साथ डील कैसे कर पाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों सवालों के जवाबों को। दोस्तों 1 जनवरी 2024 को जापान में 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है, और इसके साथ साथ कई सारे छोटे बड़े भूकंप भी देखे गए थे। इसमें दोस्तों लगभग 155 से ज़्यादा भूकंप देखने को मिले थे, जो कि सिर्फ एक दिन के अंदर में आया था। इस भूकंप के बाद जापान की मीटियोलॉजिकल एजेंसी ने बड़ी सुनामी आने की भी शंका जताई थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसे वापस डाउनग्रेड कर दिया था, क्योंकि उनकी ये शंका सच नहीं हुई थी। लेकिन इस भूकंप ने जापान में काफ़ी तबाही मचा दी थी। इस भूकंप में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरकर ध्वस्त हो गई, कई घरों में आग लग गई और तकरीबन 55 लोग 2 जनवरी तक मारे जाते हैं। दोस्तों इस भूकंप को नोटो पेनिनसुला भूकंप का नाम दिया गया है। पेनिनसुला जापान की राजधानी टोक्यो से 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी इस भूकंप का असर वहां भी देखने को मिला। दोस्तों अब हमारा पहला सवाल है कि आखिर जापान में ही इतने भूकंप क्यों आते हैं। दोस्तों आप पृथ्वी के नक्शे में 16 टेक्टोनिक प्लेट देख सकते हैं। टेक्टोनिक प्लेट धरती की सबसे आउटर लेयर होती है, जो कि अर्थ के क्रस्ट और ऊपरी भागों के मेटल से बनती है। धरती की जो हीट जनरेट होती है, उनकी वजह से ये टेक्टोनिक प्लेटें एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगती हैं। इसके कारण जब ये आपस में टकरा जाती हैं, तब हमें भूकंप देखने को मिलता है। इसलिए जो भी देश इन टेक्टोनिक बॉर्डर के पास होते हैं, वहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं। और इसलिए जापान की सबसे खास बात यह है कि जापान उस जगह पर स्थित है जहाँ टेक्टोनिक प्लेट की 4 सीमाएं आपस में जुड़ रही हैं, जो कि है पैसिफिक प्लेट, फिलिपीन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। दोस्तों यही सबसे बड़ा कारण है जापान में भूकंप आने का। पैसिफिक प्लेट को हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है, क्योंकि दुनिया में यहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। दोस्तों इन भूकंपों के इतना भयानक होने का कारण है कि इन मेन टेक्टोनिक प्लेटों में कुछ छोटी टेक्टोनिक प्लेटें भी होती हैं, और जब ये एक दूसरे से टकराती हैं तो एक बाउंड्री बनाती है, और जो भी देश इस बाउंड्री पर आते हैं उन्हें भारी तबाही का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से ये टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती हैं, उसी तरह की बाउंड्री भी बनती है। जैसे कन्वर्जेंट बाउंड्री, जब एक प्लेट टकराकर दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तो उसे कन्वर्जेंट बाउंड्री कहा जाता है। और दूसरा डाइवर्जेंट बाउंड्री, इसमें दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, इसलिए इसे डाइवर्जेंट कहा जाता है। तीसरा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, इसमें दोनों प्लेटें एक दूसरे के अगेंस्ट में होती हैं, यानी दोनों एक दूसरे से टकराती हैं। इन 3 बाउंड्रीज में दूसरी और तीसरी बाउंड्री का भूकंप काफ़ी भयानक होता है। और जो ये पैसिफिक प्लेट की बाउंड्री है, वो भी कन्वर्जेंट वाली बाउंड्री है, और इसके अंदर भी एक खास टाइप है सबडक्शन जोन। इसके अंदर सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें जब एक प्लेट दूसरी से टकराती है तब वो प्लेट डायरेक्ट एक दूसरे के नीचे चली जाती है, यानी वो मेटल के अंदर चली जाती है। जहाँ ये दोनों प्लेट आपस में टकराकर एक दूसरे के नीचे चली जाती है, वहाँ समुद्र में एक गड्ढा हो जाता है, जिसे ट्रेंच कहते हैं। दोस्तों ये जो ट्रेंच होते हैं वो समुद्र के सबसे गहरे गड्ढे होते हैं। धरती का जो सबसे गहरा गड्ढा है समुद्र के अंदर, वो मारियाना ट्रेंच है, जो 10.9 किलोमीटर अंदर तक गहरा है। और सबसे खास बात दोस्तों ये है कि जापान के बिल्कुल साइड में ही एक ट्रेंच है, जिसे जापान ट्रेंच कहा जाता है। यहाँ पर भी समुद्र 8.4 किलोमीटर डीप है। दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जो कि ट्रेंच के इतने पास है, और इन टेक्टोनिक प्लेटों की मूवमेंट को वजह से ये जापान में इतने भयानक भूकंप, सुनामी और वोल्केनो यानी ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। और इन्हीं कारणों से दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा सुनामी जापान में ही देखने को मिलती है। जापान ट्रेंच के बहुत करीब है, इसलिए कि लहरों को काफ़ी कम दूरी तय करनी पड़ती है जापान तक पहुंचने के लिए। और सुनामी शब्द भी जापान से ही आया है, जिसमें सु का मतलब है हार्बर और नामी का मतलब होता है वेव, यानी हार्बर वेव। और हार्बर का हिंदी में मतलब होता है बंदरगाह।
पूरी दुनिया में लगभग 90% भूकंप रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलते हैं और 75% वोल्केनो भी यहीं देखने को मिलते हैं। यही वजह भी है कि बाकी देशों के मुताबिक जापान भूकंप और सुनामी से डील भी कर पाता है। तो चलिए अब हम अपने दूसरे सवाल के जवाब को जानते हैं कि जापान इन भूकंपों और सुनामियों से कैसे लड़ पाता है, क्योंकि इनके कारण जितने के डिजास्टर जापान में होते हैं उतने अगर किसी और देश में होते तो उस देश की क्या हालत होती। दोस्तों, जापान की बिल्डिंगों को बनाने के लिए खास तौर पर 3 तरह के स्टैंडर्ड का यूज किया गया है जिससे भूकंपों से बचा जा सके। सबसे नीचे का स्टैंडर्ड है टाइसिन स्टैंडर्ड। इसके अंदर बिल्डिंगों के जो पिलर होते हैं उनको एक नाप के हिसाब से बनाया जाता है कि इन पिलर को कितना पतला रखा जाना चाहिए ताकि जब भूकंप आए और बिल्डिंगें हिलने लगे तब ये पतली पिलर बिल्डिंगों को लचकने में सहायता करें। और दूसरा है साइसिन स्टैंडर्ड। इसमें बिल्डिंगों को बनाने के लिए रबड़ के मैट का यूज किया जाता है क्योंकि रबड़ भूकंप के वेव को कंट्रोल करता है। और इसके बाद आता है सबसे ऊपर का स्टैंडर्ड जो है मैंसिन स्टैंडर्ड। इसमें बिल्डिंग की बेस को आइसोलेट कर दिया जाता है जिसमें रबड़ और मेटल को बेस में यूज किया जाता है जिससे कि बेस कम हिले बिल्डिंग के मुताबिक। यही फॉर्मूला टोक्यो के आइकॉनिक टावर स्काई ट्री में भी यूज किया गया है। ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे पॉपुलर बिल्डिंग है क्योंकि जब मार्च 2011 में टोक्यो में भयानक भूकंप आया था जिसने काफी बर्बादी कर दी थी, लेकिन इस बिल्डिंग में जरा भी खरोंच नहीं आई थी। इसी तरह से दोस्तों जापान ने सुनामी को कंट्रोल करने के लिए भी कई तौर तरीके किए, लेकिन ये इतने सक्सेसफुल नहीं रहे जितना कि भूकंप वाले रहे। जापान ने सुनामी कंट्रोल फॉरेस्ट बनाए जिसमें कि कई सारे पेड़ पौधों को लगाकर सुनामी की ताकत को रोका जा सके। इसके अलावा इन्होंने कोस्टल डाइक्स बनाई जो कि बड़े बड़े पत्थरों की लेयर होती है। इनको बनाने में काफ़ी खर्च आता है लेकिन ये सुनामी को रोकने में काफ़ी लाभदायक होते हैं। इसके अलावा दोस्तों सुनामी एविक्यूएशन टावर बनाए। ये टावर इसलिए बनाए गए कि अचानक सुनामी आए तो और कोई तैयारी ना हो तब इन टावरों के शेल्टर में लोगों को रखा जा सके। यहाँ तक कि जापान में काफ़ी सारी शिक्षाएं भी दी जाती हैं कि जब सुनामी आए तो क्या करना चाहिए उससे बचने के लिए, और वो लोगों को एविक्यूएशन ड्रिल्स भी कराते हैं। और जापान ने समुद्र के पास दीवारें भी बनाई हैं जिन्हें सी वॉल कहा जाता है। ये समुद्र से तकरीबन 22,000 मील लंबी एक लाइन है, लेकिन ये दीवारें हमेशा काम नहीं कर पाती जैसा कि आपने 2011 की सुनामी में देखा था। तो दोस्तों ये था जापान में इतना ज़्यादा भूकंप और सुनामी आने का कारण और जापान इनके साथ कैसे डील करता है। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।